नुसरत सात्विक। हाँ, पूछो देव मित्र। बॉक्स है क्वेश्चन। एक्चुअली जब हम रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री राम सरयू के पानी में जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मतलब वो डूब गए थे सरयू के पानी में, उन्होंने देह त्याग कर दिया था और सरयू के पानी में चला गया था। तो सर अगर आत्महत्या, हम कहते हैं आत्महत्या महापाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने कैसे अपना शरीर त्यागने के लिए ये रास्ता अपनाया और क्यों अपनाया? क्योंकि हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे महान राजा महाराजाएं हैं जो आत्म गंगा में डूब के वो करते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल आता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे ऐसे पाप कर सकते हैं? यही क्वेश्चन है और कोई नहीं, यही क्वेश्चन है सर। पहली तो बात यह है कि जो आत्मज्ञानी है वो आत्महत्या नहीं करता है, वो समाधि लेता है। समाधि और आत्महत्या में स्थूल रूप से कोई अंतर नहीं दिखता। समाधि एक ऐसी चीज है कि आप स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या सांसारिक व्यक्ति करता है जिसको आत्मा का कोई पता है नहीं, तो उसे कुछ नहीं पता क्या आत्मा क्या शरीर, वो तादाद में जीता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति जब जान जाता है कि इस जीवन में आने का उसका सारा उद्देश्य पूरा हो गया और अब शरीर को चलाए रखने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, तो चूंकि वो आत्मज्ञानी है, उसे ये भी पता है कि शरीर को त्यागना कैसे। शरीर को त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शरीर का असली त्याग तो तब हो जाता है जब आप वासना से मुक्त हो जाते हैं। शरीर मनुष्य के वासना या इच्छा की पूर्ति का माध्यम है। आप एक बार इच्छा से मुक्त हो गए तो शरीर की कोई उपयोगिता बची नहीं। शरीर की उसके बाद एक दूसरी उपयोगिता शुरू होती है, करुणा। जो सांसारिक व्यक्ति है उसका जीवन वासना के कारण है, वह इस धरती पर वासना के कारण रहता है कि अपनी कोई न कोई वासना पूरी करनी है, पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, रूप की, सौंदर्य की। लेकिन जो तृप्त व्यक्ति है, जिसको अपना बोध हो गया है, आत्मज्ञान हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है, वो इस धरती पर रहता है करुणा के कारण, वो वासना के कारण नहीं रहता। उसको एक अस्तित्व दायित्व दिया होता है, उस दायित्व की वो पूर्ति करता है। राम को एक दायित्व दिया गया था यहाँ पे मर्यादा की स्थापना करना, और राम ने मर्यादा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मर्यादा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को, ये वैदिक सिस्टम था उस जमाने में। वैदिक सिस्टम बहुत गहरा विज्ञान है। इस विज्ञान को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल की जरूरत थी, तो राम ने अपने जीवन से उस एग्जाम्पल को इस्टेब्लिश किया। जब उनका समय पूरा हो गया तो सिर्फ राम नहीं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये पूरी टीम आई थी ये काम करने, और पूरी टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया धरती पे। जब ये काम पूरा हो गया तो चारों ने शरीर नदी में जल समाधि ले ली। जल समाधि का मतलब ये होता है कि शरीर को जल तत्व में विसर्जित कर देना। समाधियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ लोग जमीन में गाड़ देते हैं, वो थल समाधि है। कुछ लोग आग में जल जाते हैं। पंच तत्वों में से हम कोई भी समाधि ले सकते हैं। कुछ लोग आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं, जैसे मीराबाई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो समा गई, मूर्ति में समा गई। बस यही मिलता है कि भाई वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई और वहां उनके कुछ कपड़े उपड़े मिले जो फैले हुए थे, वो आकाश तत्व में विलीन हो गई। 5 तत्वों में से कोई भी किसी तत्व को सेलेक्ट कर सकता है और उसमें अपने आप को विलीन कर सकता है। ये इसका पूरा का पूरा एस्टेब्लिश्ड साइंस है, और ये साइंस उसी को पता चलता है। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम जेआरएफ आप वही ले सकता है जो कम से कम एमए किया हो, मास्टर्स किया हो, वो भी 55% से किया हो अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो। ऐसे ही ये साइंस उसी को अपने आप पता चल जाता है कि हाउ टू स्विच ऑफ। जिन्होंने स्विच ऑन को भी सब देखा है और उनको आत्मज्ञान हो गया है, तो बुद्ध भी ऐसे ही करते हैं। और हर संबुद्ध पुरुष, स्वामी राम तीर्थ ने भी जल समाधि ली थी, अभी जल्दी की बात है। और बहुत सारे योगी लोगों ने इस प्रकार की समाधियां ली हैं। तो दैट इज नॉट आत्महत्या, दैट इज समाधि, एंड दैट इज समथिंग वेरी डिवाइन, समथिंग वेरी डिवाइन। यू चूज हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड। तिब्बत में तो इसका पूरा पूरा प्रयोग है, उसको कहते हैं बारगो। तिब्बत में सिखाया जाता है मरना कैसे, मृत्यु की कला सिखाई जाती है, और हर एक व्यक्ति के लिए ये कंपलसरी है। तिब्बत में जो 40+ है ना, उसको बारगो की ट्रेनिंग दी जाती है, और बड़ा ही पीसफुली डेथ, जो लामा है, बुद्धिस्ट परंपराएं हैं, बड़ा ही पीसफुल होकर के मरने चली जाती है। दादी जी उठती हैं शाम को, कहती है ऐसा है आज 4 बजे मरना है, बारगो कर लेंगे। तो पोती कहती नहीं मम्मी, आज तो मेरा रिजल्ट आना, कल कर देना प्लीज। तो दादी कहती अच्छा। फिर पोता कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा क्रिकेट का मैच है, कल ट्रॉफी मिलेगी, परसों कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो कहता अच्छा ठीक है, परसों कर लेंगे। तो दादी जी परसों करती हैं, सारे फैमिली को बुलाती हैं, कुर्सी पे बैठती हैं और मर जाती है। ठीक है, तो मरना इज नॉट दैट मच निगेटिव थिंग जो हम सोचते हैं। मरना निगेटिव इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पर्दे के इस पार का हमको कुछ नहीं पता है। पर्दे के इस पार का जब तुमको पता होगा तो पर्दे के इस पार रहना ही नहीं चाहोगे, इधर ही जाना चाहोगे। समझिए जी। जी सर, थैंक यू सर। ओके। क्लास नहीं हो पाई किसी कारण से, कल से रेगुलर होगी यूट्यूब। हाँ, वो मम्मी वाली वीडियो आपने भेजी थी, वो मैंने देखा था, तो उसमें भी दिखाया गया है। और कोई प्रश्न?
चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। 1 मिनट का आपको समय देता हूँ, बीच-बीच में पूछ लेना, कुछ आएगा तो आगे बढ़ते हैं। ईश्वर प्रशंसनीय है, इतना महान, आबाद और समृद्धशाली नगर दैवेच्छा के अनुसार अनेक प्रकार से उजड़ गया है। अधिकतर नागरिकों का विनाश मंगोलों द्वारा हुआ तथा शेष व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे। अफीक का यह वर्णन निम्न नगर से संबंधित है। किस नगर की बात कर रहा है? हिसार, फिरोजा, फिरोज शाह, कोटला, जौनपुर और फतेहाबाद। सभी क्या मैं समझा नहीं क्या कह रही हूँ? इसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ? अब डेली बुरा लगता था? अच्छा, वो शेयरिंग वाला सिस्टम बंद हो गया क्या? ओहो! सही में बंद हो गया? आदर्श ऐसे कमेंट ना किया करो। किसी ने पूछा है, किस्मत एक होती क्या था? दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत एक होती को कलेक्ट एक पहले तो ये टैक्स है, जिसको गाँव का मुखिया कलेक्ट करता है। ये मुख्य टैक्स नहीं है, एक प्रकार का उपकर है जो किसानों से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, वो खानदानी लोग थे, पेशेवर लोग थे, उन्हें कहा जाता था खुद, मुकद्दम या चौधरी। ये लोग खराज वसूलते थे और खराज को राजकोष में जमा करते थे। दीवान-ए-वज़ारत, वज़ारत में जमा करते थे। लगान वसूलने और इसको राजकोष में जमा करने का जो कार्य था, टैक्स कलेक्शन का जो कार्य था, इसके लिए जो पारिश्रमिक लेते थे, उस पारिश्रमिक को कहते थे हक़-ए-खोती। वो उनका हक था। और किसानों के एक उपज का एक और भाग लेते थे, ये था किस्मत-ए-खोती। हक़-ए-खोती ये सुल्तान के द्वारा निर्धारित होता था कि आपको टैक्स कलेक्शन के लिए इतना हिस्सा मिलेगा, इतने परसेंट मिलेगा, मान लो 1% आपको मिल जाएगा। और ये किस्मत-ए-खोती सुल्तान के द्वारा निर्धारित नहीं होता था, ये खुद निर्धारित करते थे, नेगोशिएबल था और ये किसान के ऊपर दबाव डाल कर के लेते थे।
अच्छी फसल आई तो ज़्यादा लेते थे, अकाल वगैरह पड़ गया तो कम लेते थे। तो इन दोनों से मिलाकर के इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी चली गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो खुद मुकद्दम चौधरी के अधिकार ही छीन लिए। तो किस्मत एक होती और हक एक होती भी बंद हो गई। नई रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं देख सकेंगे? वो तो हमेशा ही देख सकते हो आप। लूट के हिस्से में राज्य का हिस्सा था और राज्य से उलेमा सैलरी देता था, तो ये उलेमा का भी हिस्सा बना ही। उलेमा राज्य का अधिकारी होता था। देखो, सबसे पहले तो जजिया समझ लो, जजिया गैर मुस्लिमों को दिया जाता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो सैन्य सेवाओं से मुक्त होते हैं। बाकी जो टैक्स है जैसे जकात, खराज और खुम्स, ये तीनों मुसलमानों को देना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है खराज। इस्लामी कानून इसकी व्याख्या करता है, ये एक तरह से इस्लामिक कर है। खराज 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला ये भू कर है। अब आता है जकात। जजिया जिस प्रकार धार्मिक कर है, लिया जाता है गैर मुसलमानों से, इसी तरह से जकात भी एक धार्मिक कर है जो लिया जाता है मुसलमानों से। मुसलमान के हर साल या संपत्ति का लगभग 2.5% हिस्सा जकात कहा जाता है। और तीसरा है खुम्स। खुम्स है लूट का माल, लूट का हिस्सा। लूट के माल को 4 भाग में बांटा जाता था। लूट का मतलब कोई भी सेना किसी राज्य पे अधिकार करती थी तो 4 भाग में 3 भाग राज्य ले लेता, सेना ले लेती थी, क्योंकि सेना का मुख्य काम था ये, और 1 भाग राज्य ले लेता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तानों ने इनको उल्टा कर दिया, 4 भाग राज्य को दे दिया और 1 भाग सेना को। समझ गए चारों? एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक की नई संस्थापनाओं में से एक नहीं था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, शोहरत आम, रोजगार दफ्तर, दारुल सफा, दीवान मुस्तफाज। हिंदू सैनिकों को सेवा में नहीं लेने की नीति थी मुस्लिम सुल्तानों की, लेकिन कुछ मुस्लिम सुल्तानों ने हिंदू सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने। 99% मुस्लिम थे, हिंदुओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था क्योंकि हिंदुओं को काफिर माना जाता था। हाँ, किसी भी दुनिया के किसी के हिस्से से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को या किसी को भी योग्यता के आधार पे पद देने का सिस्टम शुरू किया, लेकिन इस चीज को इशू बना करके उलेमाओं ने और दूसरे सुल्तानों ने या दूसरे अमीरों ने बगावत कर दी और दिल्ली सल्तनत को गिरा दिया। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी, संजय जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। सर एक क्वेश्चन था पुर्तगालियों से संबंधित। हाँ, सर फ्रांसिस्को अल्मीडा का समय है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी और फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क का 1509 से 1515 तक है और नुनो दी कुन्हा का है 1529 से 38 तक। तो सर ये बीच का जो 14 वर्ष है इसमें सर कोई गवर्नर क्यों नहीं रहा? एक क्वेश्चन तो ये है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था सर उसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है पुर्तगालियों का, जबकि फ्रांसिस्को अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी और पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई थी। तो ऐसा क्या किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जिसे उसे कहा गया वास्तविक संस्थापक? जो मुख्य कार्य थे वो तो फ्रांसिस्को अल्मीडा ने किया था, फिर इसे क्यों कहा गया सर वास्तविक संस्थापक? सबसे पहले तो पहला प्रश्न ये है आपका कि फिर से बोलिए तो पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया? 1505 से 1509 जी। एक मिनट। और अल्बुकर्क 1509 से 15 9 से 15 रहा जी। और इसके बाद नुनो दी कुन्हा जी 1529 से 38 29 से 38 तक रहा जी। 14 वर्ष का सर गैप है बीच में। नहीं, बीच में एक और आया है, डियोगो लोपेज डी सेकीरा। इसका नाम नहीं सुने? जी नहीं सर। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि जो इसका नाम आप सुनिए। डियोगो लोपेज जी डी सकीरा। जेनिफर लोपेज और सकीरा के खानदान के इकट्ठे लगते हैं। ये आया है 1518 में और गया है 1522 में। फिर भी तो सर 22 से लेकर के 29 के बीच में 7 वर्ष का गैप है। नहीं कह सकते हैं। कुन्हा के पहले एक और आए थे, उनका नाम था डुआर्टे दी मेनेजेस। इनका भी नाम मुख्य रूप से 3 ही का मतलब विवरण दिया गया है बुक में और स्लाइड्स में भी पढ़े हैं सर, तो उसमें मुख्य रूप से 3 ही से सर कंफ्यूजन हो रहा था कि बीच में कौन थे। तो वही तुम्हें बता रहा हूँ 1522 से 1524 तक इनके बीच की कहानियां कुछ है ना, जैसे जो डियोगो लोपेज डी शकीरा हैं जी, ये मलक्का के थे बेसिकली और इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। मालदीव, चौल और पेसेम में किले बनवाए, इथोपिया, पेंगू, चीन में दूतावास भेजे और फिर पुर्तगाल लौट गए। इन्होंने इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं किया। और डुआर्टे दी मेनेजेस ये टेंगोर के कप्तान थे और वियना से आए थे। इनको भी बर्खास्त कर दिया गया, तो पुर्तगाल लौट गए। इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडिया में था नहीं। और कौन किसको बता रहे हैं, फिर भी बाकी है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वास्को डी गामा फिर आए थे 1524 में आए सितंबर में और 1524 दिसंबर में वापस लौट गए जी। और फिर उसके बाद फिर हेनरिक दी मेंजिस आए 17 जनवरी 1525 में और फरवरी 1526 में वो वापस नहीं लौट गए, इनकी मौत हो गई। कन्नानौर में इनकी डेथ हो गई। फिर लोपे वाजदे संपाइयो आए 1526 में और वो 1529 में गए। जी। लोपेज वाइज दे संपाइयो। इसके बाद आते हैं नीनो दी कुन्हा 1529 से 1538। फिर आते हैं गार्सिया डी नोरोन्हा 1538 से 1540। फिर आते हैं एस्ताओ द गामा, वास्को डी गामा के नहीं थे, एस्ताओ द गामा अलग ही थे 1540 से 1542। फिर मर्फीम और फोसो डी सूशा 1542 से 45। फिर जुआओ डी कारस्त्रो 1545 से 1548 और फिर इन्हीं को भेज दिया गया। जोआर्डो डी क्रास्त्रो को 48 से 48 तक रहे। फिर गार्सिया डी साउ
1548 से 1549, फिर अल्फांसो दी नोरन्हा 1550 से 1554, फिर कॉन्स्टेंटिनो डी ब्रेगेंजा 1558 से 1561। ऐसे पूरी श्रृंखला है, कहाँ तक बताएं, पूरी क्लास इसी में चली जाए। आए बहुत लोग, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोग का नाम पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट किया। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। जी सर, धन्यवाद सर। दूसरा क्या क्वेश्चन था? ये सर, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, हाँ, इसके पीछे क्या कारण है? जिस तरह दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, ये गुलाम वंश का, उसने कुछ विशेष कार्य किए थे जिसके आधार पर उसे कहा जाता है कि वो वास्तविक आपके संस्थापक था। दृष्टि में कोई इससे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है जिसको संस्थापक घोषित कर दिया जाए? आज हम कर ही देते हैं, बताइए। इसको सर, नहीं, इससे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट कोई है जिसको इनकी जगह, इल्तुतमिश की जगह सर? अल्बुकर्क की जगह? नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, उसके पीछे कारण पूछ रहा था सर। कारण बिल्कुल कॉमन सेंस है कि इन्होंने 1509 से लेकर के 1500 लगभग 15 तक हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव का जितना विस्तार किया जी। और जितनी सुदृढ़ता प्रदान की, किसी ने नहीं किया। अल्बुकर्क की प्रमुख विजय बेसिकली थी इस्लाम का मुकाबला करने, ईसाई धर्म का प्रचार करने और मसालों के व्यापार को सुरक्षित करके 3 गुना पुर्तगालियों को प्रॉफिट दिलाने। तो इस्लाम को, क्योंकि इनके जो मेन कॉम्पिटिटर थे वो अरेबियन थे, अरेबियन को इसने चेक बैलेंस किया और गोवा को वास्तविक रूप में इसने ये जीतने में कामयाब रहा। फारस की खाड़ी पर छापा मारने वाला ये पहला यूरोपीय था और लाल सागर में एक यूरोपीय बेड़े द्वारा पहली यात्रा का इसने नेतृत्व किया। तो ये एक बहुत ही मजबूत सैन्य कमांडर था, इस युग का सबसे बड़ा नौसैनिक कमांडर हुआ है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में कह सकते हैं तत्कालीन। और अटलांटिक के लिए हिंद महासागर के सभी नौसैनिक मार्गों को बंद करने की कोशिश की। लाल सागर, फारस की खाड़ी, प्रशांत महासागर, इन पर भी स्थायी अधिकार करने का प्रयास किया। उनके रूट्स पे तो अधिकार इसने कर ही लिया था और अरब और फारसी समुद्री बेड़े का ये प्रमुख बन गया है। पुर्तगालियों ने ज्यादा ध्यान जमीन पे नहीं दिया, ज्यादा ध्यान समुद्र पे दिया है और उस समुद्र पे ही इनके अधिकार, इनकी शक्ति के द्योतक थे और उसी अधिकार को सबसे गहराई से इस्टेब्लिश किया है अल्बुकर्क ने। व्यापारिक मार्गों पर पुख्ता और पुर्तगाल को इतिहास में पहली बार वैश्विक साम्राज्य बनाने में सक्षम बनाने वाला अल्बुकर्क। जैसे 1510 में इसने गोवा की विजय की और 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1515 में फारस की खाड़ी पर। हाँ, फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया। जी। तो ये सब तो कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए इसको कहा जाता है। नहीं सर, मेरा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था सर कि शांत जल की नीति अल्मीडा ने अपनाया था, तो मैं सोच रहा था कि उसको क्यों नहीं मिला, इसको क्यों दिया गया, इसलिए नहीं, सर। शांति की वहाँ आवश्यकता नहीं थी। अल्मीडा वास्तविक संस्थापक नहीं, ये संस्थापक तो है, लेकिन वहाँ एक कहते हैं कि एनर्जेटिक और जी, एक सुदृढ़ योद्धा के रूप में इसकी नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। इसकी उपाधियां देखो अल्बुकर्क की: द टेरिबल, द ग्रेट, द लायन ऑफ द सीज, द पुर्तगाली मार्स, द सीजर ऑफ द सीजर, ये इसकी उपाधियां हैं। जी। इसीलिए उपाधियां हैं कि इसने वो काम किया है। अब जैसे इस्टेब्लिश तो कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक्चुअली देखो, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक हैं 3। पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश ने जितना राज्य मिला था उसको पुख्ता कर दिया, हालांकि उसको तोड़ने के प्रयास होते रहे। बलबन ने उसको बुलेट प्रूफ पहना दिया ताकि कोई तोड़ ही ना पाए और अलाउद्दीन खिलजी ने उसका दायरा बढ़ा दिया। तो ये तीनों संस्थापक, इसी तरह से अल्बुकर्क भी संस्थापक, सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। समझ गए? जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ओके। इनकम का 2.5%, कैपिटल का नहीं। इनकम बेस, कैपिटल बेस नहीं। अब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हर साल दोगे, कोई बात?
दीवाने मुस्तखराज नहीं जानते? दीवाने मुस्तखराज मैंने इतनी बार पढ़ा है, और तुम तो क्लास में रेगुलर रहती हो। पहली तो बात है कि दीवाने मुस्तखराज का संबंध है खराज से। खराज क्या होता है? टैक्स। और एक मुस्त यानी इकट्ठा टैक्स। जिनका टैक्स बाकी था उनको वसूलने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे कहते हैं दीवाने मुस्तखराज, यानी एक मुस्त खराज वसूलने वाला डिपार्टमेंट। तो ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट तो नहीं था, ये आता था दीवाने रसालत के अधीन। दीवाने रसालत कौन सा डिपार्टमेंट था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने फॉरेन अफेयर्स बनाया था। तो एक प्रशासनिक विभाग है ये, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये वजीर के अधीन था दीवाने मुस्तखराज। वाका वाका इसके पहले जो 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था, सन 2020 में हुआ था, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी शकीरा। शकीरा एक नर्तकी है, पॉप सिंगर है। तो उन्होंने उसका टाइटल सॉन्ग किया था वर्ल्ड कप का, वाका वाका। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वाका वाका मिल जाएगा। तो एक बार नहीं, दो बार से ज्यादा उसको देखोगे ही। अगर पुरुष हो तो 6 बार देखोगे, स्त्री हो तो 2 बार। अच्छा, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। तबीयत का पता ही तब चलता है जब वो खराब हो जाती है। अशोक स्तंभों के दिल्ली स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन क्या है? सीरत फिरोजशाही में टोकरा लाट के स्थानांतरण का सचित्र वर्णन है। तारीख फिरोजशाही में टोकरा लाट के स्थानांतरण का विस्तृत वर्णन है। अफीक टोकरा लाट और दिल्ली मेरठ लाट को क्रमशः बड़ी लाट, मीनारे जरीन और छोटी लाट कहता है। फिरोज तुगलक कालीन ब्राह्मणों ने इन लाटों को मौर्य अशोक के होने की पहचान की। फिरोज तुगलक कालीन ब्राह्मणों ने इन लाटों को मौर्य अशोक होने की पहचान की है, गलत। ये चित्र बनाया हुआ है, अशोक के लाटों को ले जाया जा रहा है पानी के जहाज के द्वारा, और ये चित्र बनाया हुआ है सीरत फिरोजशाही का। सीरत फिरोजशाही का लाट, अशोक के स्तंभ को लाट कहते हैं। क्या लिख रहे हो रवि रंजन? सीरत फिरोजशाही के लेखक कौन है? इनका पता ही नहीं, लेकिन ये पता है कि फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में लिखा गया। फारसी भाषा में लिखा गया।
ह्वेनसांग भारत में निम्न वर्गों के शासकों का वर्णन करता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सुल्तान भोजन करते समय दरबानों को द्वार से हटा देता था। जो भी उसके पास आता था उस समय वह उसके साथ भोजन करता था। वह कभी मजलिस में सिंहासन पर नहीं बैठा और अमीरों को खड़े नहीं रहने दिया। अपने फरमानों में अमीरों को मसनद ए आली कहकर के संबोधित करता था। ये किस सुल्तान की बात हो रही है? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और कोई नहीं। स्लाइड ही नहीं दिखी। मजलिस यानी दरबार, सभा। मसनद ए आली। भारत में अगर हम राजत्व का मतलब होता है सुल्तान की प्रतिष्ठा। सुल्तान की प्रतिष्ठा का स्वरूप क्या है? तो भारत में हम देखते हैं कि सुल्तान की प्रतिष्ठा समय समय पर परिवर्तित होती गई। सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वप्रथम स्टैब्लिश करने की कोशिश शुरू की बलबन ने। बलबन ने सुल्तान को खुदा के लेवल पे बिठा दिया और कहा कि सुल्तान है शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुदा के समकक्ष तो नहीं बिठाया, लेकिन सुल्तान को कहा कि वो विश्व विजेता है, सिकंदर सानी। अलाउद्दीन के बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम शुरू किया और ये कुछ ज्यादा ही इस फ्रीडम का आनंद लेने लगा, सुल्तान की फीलिंग लेने लगा। हालांकि इसने भी जिले इलाही घोषित किया और इस्लाम के अगेंस्ट भी निर्णय लेने लगा। फिर अगला आता है बहलोल लोदी, लोदी डायनेस्टी में। बहलोल लोदी अफगानी राजत्व पद्धति पर स्टक करता था। अफगान में बिरादरी की भावना होती है। बिरादर का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बिरादर शब्द है इसी शब्द से बना है ब्रदर, अंग्रेजी का ब्रदर, या कह सकते हैं कि ब्रदर का ही बिगड़ा हुआ रूप है बिरादर। तो अफगानिस्तान में जो पठान हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं, उनके बीच ये व्यवस्था थी कि जो शासक है वो उन पठानों में नंबर 1 है बस। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत आसमानी चीज हो और कोई निम्न चीज हो, बाकी लोग उससे बड़े निम्न हो। तो बहलोल लोदी चूंकि अफगानिस्तान से आया था, सैयद वंश को रिप्लेस किया इसने, तो ये मसनद ए आली खुद को कहता था, यानी सरदारों में प्रमुख, अपने भाइयों में प्रमुख। तो सिंहासन पर बैठना और वो सब करना, ये परंपरा तो इसने त्याग ही दी। इनके बीच में एक मसनद हुआ करता था, वहीं बैठे करते थे।
हाँ, इनके पीछे बड़ा तकिया लगा रहता था, इन दोनों के पीछे छोटा-छोटा तकिया लगा रहता था। दिस इज़ द डिफरेंस। और ये था बड़ा चालू आइटम, ये बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। क्योंकि जब इसने अमीरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, तो अमीरों ने खुद ही सरेंडर कर दिया कि हम विद्रोह नहीं करेंगे। मिल मिला के रहना, मतलब एक सामंजस्य में रहना। खिज़्र खां ने जो रैयत आला कहा है, वो फ्लॉप कॉन्सेप्ट था। इसीलिए तो सैयद डायनेस्टी चल नहीं पाई। मसनद आली फिर भी ठीक है कि अमीरों के बीच, क्योंकि अमीरों से आपको काम लेना है, तो अमीरों के बीच आप उसमें इंपॉर्टेंट है, वो ठीक है। लेकिन प्रजा के बीच के आप हेड हैं, तो दैट इज नॉट दैट मच करेक्ट। क्योंकि प्रजा के ऊपर आपको शासन करना है, तो प्रजा से थोड़ा डिस्टेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो आपको पैर पकड़े खींच देगी प्रजा। समझ गए जी मसनद आली। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद आली कहकर पुकारता था, और इसका राजत्व तो समानता पर आधारित था। अफगान सरदारों को अपने समकक्ष मानता था, और ये अगर इनके सरदार खड़े रहते थे, तो ये खुद भी खड़ा हो जाता था। मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि मेरा नाम राज्य से संबंधित है, तथा राजत्व ही बंधुत्व है। ये किसने कहा? सिकंदर लोदी, इब्राहिम बहलोल और फिरोज शाह तुगलक। इस सुल्तान के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण तथ्य है प्रशासन का पूर्ण रूप से फारसीकरण। फरिश्ता के अनुसार इस समय हिंदुओं, विशेषतः कायस्थ वर्ग ने फारसी अध्ययन शुरू किया, तथा काफी संख्या में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर उसकी नियुक्तियां की जाने लगी। किस सुल्तान के बारे में बात हुई? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। कोई बात नहीं। हाँ जी, बोल तो हो गया। सिकंदर लोदी ये समानता की नीति वाला राजत्व की व्यवस्था थी ना मसनद आली, इसके खिलाफ था ये, और दूरदर्शी भी था, ये कवि भी था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, लेकिन था ये कट्टर। हाँ? फारसी शासन पद्धति इसने लगाया। फारसी शासन पद्धति क्या थी? सुल्तान के प्रतिष्ठा की स्थापना और लोगों को दबाना। सरदारों को अपने सामने खड़े होने का हुक्म दिया। जब शाही फरमान भेजा जाता था, तो सब सरदारों को शहर से बाहर आकर के आदर के साथ उसका स्वागत करना पड़ता था। जिनके पास जागीरें थी, उन्हें नियमित रूप से उसका लेखा देना होता था।
और हिसाब में गड़बड़ करने वाले और भ्रष्टाचारी जागीरदारों को कड़ी सजा दी जाती थी। सिकंदर लोदी ने इन सरदारों को काबू में रखने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कोशिश तो इसने की और इसके लिए गुप्तचर विभाग का बड़ा भयंकर सहारा लिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई एजेंसी तैयार की और लोग कहते थे कि इसके गुप्तचर में भूत प्रेत हैं, सब सारी बातें पता होती हैं। सिकंदर लोदी के बारे में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे एकमात्र दिल्ली का सुल्तान है जिसने खुम्स क्या होता है से कोई भी हिस्सा नहीं लिया, लूट के माल से कोई हिस्सा नहीं लिया। इसी का योग्य मंत्री था मियां भुआ। निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करनी। गज ए सिकंदरी का इसने प्रचलन किया, जो अकबर के काल तक भूमि नापने के पैमाने के रूप में चलता रहा। 30 इंच का था ये। अच्छा, एक सबसे प्रशंसनीय कार्य इसने किया कि इन्होंने अनाज पर से टोल टैक्स हटा दिया। और अन्य व्यापारिक कर भी हटा दिए, जैसे सस्ती हो गई चीजें, वस्तुएं। खाद्यान्न पर से भी जकात हटा दिया। आंतरिक व्यापार का कर हटा दिया, इंटरनल जो भी ट्रेड होता था। तो ये सब काम कुछ इंपॉर्टेंट किया। इसमें लिखा है कि प्रशासन का पूर्ण रूप से फारसीकरण, फारसी अध्ययन। इसी के टाइम में संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। कौन सा ग्रंथ था वो? फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी के राजत्व के संबंध में असत्य कथन है। ओके रजनी। शाही फरमानों से सुस्पष्ट नियम बनाए, जिन्हें राज्यपाल अपने मुख्यालय से 6 मील आगे जाकर के लेता था। सुल्तान की उपस्थिति में अमीर उसका सम्मान करे, अनुशासनहीनता पर कठोर दंड की व्यवस्था। अफगान अमीरों की जागीर की जांच, घूसखोरी, कुप्रबंधन पर दंड की व्यवस्था। अमीरों को दरबार में अपने हाथों को कैंची के रूप में रखकर नम्र भाव से खड़े होने को बाध्य किया। कैंची के रूप में ऐसा। इसमें असत्य क्या है ये बताना। सिकंदर लोदी के राजत्व के संबंध में ये कैंची वाला सत्य है। अभी जो इस प्लस क्लास में आप मेडिवल पढ़ोगे वो उससे कम नहीं होगा, उससे अच्छा ही होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल, जो हड़प्पा सभ्यता में धातु निर्माण कुशलता का सबसे बेहतरीन प्रमाण है, कहाँ से प्राप्ति हुई? गढ़ी के उत्तर दक्षिण पश्चिम
एचआर क्षेत्र निचले नगर उत्तरी भाग डी के क्षेत्र से। उन्नीस 1926 में मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से अर्नेस्ट मैके ने, जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इस मूर्ति को खोजा था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मूर्ति पाकिस्तान में चली गई, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ले लिया गया। नोट्स का पुराना फॉर्मेट मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ। ये जो आपको स्लाइड दिखती है वो अच्छी नहीं लगती? रेज हैंड करके बताओ क्या कह रही हो। हड़प्पावासी सर्वाधिक रूप से इस बीमारी से ग्रसित थे। रक्तक्षीणता, गठिया, मलेरिया, दंत रोग। गठिया में जोड़ों में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस कहते हैं इसको। रक्तक्षीणता मतलब अनीमिया, खून की कमी। मध्यकालीन भारत के शासकों में अनुवाद विभाग की स्थापना से संबंधित नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर।
मध्यकालीन भारत में शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ना। अनुवाद विभाग का मतलब ये है कि भारत में जो मूल, देखो पहले तो बात यह है कि बहुत सारे शासक बहुत ही स्कॉलर थे, उनका अप्रोच स्कॉलरली होता था, मतलब विद्वतापूर्ण होता था। ऐसे उदाहरण मिलते जैसे मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत ही स्कॉलर था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, क्वालिफाइड मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना इसीलिए नहीं की क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता था, इसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हाँ, और अरबी, तुर्की, ये सारी भाषाएं जानता था, तो इसको अनुवाद की जरूरत ही नहीं थी, तो अनुवाद विभाग क्यों बनाएगा। दूसरी बात यह है कि ये विभिन्नता को पसंद करता था, डाइवर्सिटी को पसंद करता था, ये सेकुलर थॉट का था, और न्यू एक्सपेरिमेंट्स, कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई नहीं करना, कॉम्प्लिकेट ही किए रहना, इसको पसंद था, तो इसको अनुवाद की जरूरत नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, इसके दो कारण थे। पहले तो ज्वालामुखी टेम्पल को इसने नष्ट किया और लगभग वहां से 300 ग्रंथ प्राप्त किए जो कि संस्कृत में थे, और इसे अपने बहुत सारे उलेमाओं को रोजगार देना था, क्योंकि उलेमा बेरोजगार हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, उनके पास कोई काम ही नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक कारणों से इन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया। ऐसा नहीं था कि सर्वधर्म संभाव और वो सारी चीजें इस्टेब्लिश करना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर लोदी, अभी हमने बताया कि फारसी में अनुवाद किया ना फरहंग सिकंदरी को, ये भी स्कॉलर था, ये बेसिकली पोएट था, गुल्लू के उपनाम से कविताएं लिखता था, फारसी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहता था, और अकबर तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसने भी अनुवाद विभाग की स्थापना की थी बदायूनी के नेतृत्व में। समझ गए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों में लोदी वंश से संबंधित कौन सा नहीं है? वाक़यात मुस्ताक़ी, तारीख दाऊदी, तारीख सलातीन अफगाना, मखज़ान अफगानी, तारीख मोहम्मदी। चलिए आप बताइए, वाक़यात मुस्ताक़ी के लेखक कौन है? रिजकुल्लाह। तारीख दाऊदी के अब्दुल्लाह। तारीख सलातीन अफगाना, वेरी गुड साहब। अहमद यादगार। मखज़ान अफगानी, निज़ामतुल्लाह।
तारीख मोहम्मदी, नाट मोहम्मदी है बरनी का। मोहम्मद बेहमद खान। तारीख मोहम्मदी की रचना कब हुई है? चौदह सौ 1438 से 1439। इस समय किसका शासन था? किस वंश का शासन था? सैयद। बरनी का है नाट मोहम्मदी। समझ गए? ये सारे याद कर लो, इंपॉर्टेंट। आगरा नगर दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बना? 1504, 5, 6, 26। आगरा नगर की स्थापना हुई थी 1504 में, और 1506 में ये लोदियों ने इसको राजधानी बनाया। 1526 से लेकर के 1658 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। मुगल काल में आगरा ज्यादातर फेमस थी नील की खेती के लिए, नील की फसल। सिकंदर लोधी के आर्थिक सुधारों के संबंध में असत्य कथन क्या है? खाद्यान्न पर से चुंगी की समाप्ति, भूमि माप हेतु गजेशकंदरी का प्रचलन जो मुगल काल में गज ए इलाही तक प्रचलित रहा, उसके शासनकाल में बनाई गई लगान बही शेरशाह की लगान बही का आधार बनी, राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत, राज्य की आय का निर्धारण। इसमें गलत क्या है?
राज्य की जमा का निर्धारण ये असत्य है। ये सब तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। खाद्यान्न पर से चुंगी की समाप्ति, गजे सिकंदरी, हाँ, ये लगान बही, लेखा परीक्षण। राज्य की आय का निर्धारण सिकंदर लोदी ने नहीं किया था। ये किसने किया था, कौन बताएगा? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आज आपका पेपर 1 का क्लास 9 बजे जो होगा, हालांकि लिखा है उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन, लेकिन वो डाउट क्लियरिंग तो होगा ही होगा। साथ में हम आपको बताएंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कैसे लगाते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, AEIO। सभी राम सीता है, सभी सीता राम है, सभी लक्ष्मण सीता है, ये सब जो होता है ऐसे प्रश्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग की आत्मा है ये। अभी तक हमने हाँ, तो ये तो सभी को अटेंड करना कंपलसरी है, क्योंकि इससे जरूर तो 3-4 प्रश्न आते ही हैं, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं जान पाओगे तो बेकार, तो कुछ नहीं जान पाओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और देखो है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको इंटरेस्टिंगली आपको बताया जा सकता है। इसलिए सभी उसमें ज्वाइन जरूर करें शाम वाले, क्योंकि मैं यूजुअल ट्रेंड देखता हूँ कि डाउट क्लियरिंग सेशन सोच करके छोड़ो क्वेश्चन कराएंगे, हम तो कर ही लेंगे, हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। ये एटीट्यूड छोड़ दो, चाहे वो 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो, आता भी हो तो भी आपको आना है। और मैं आपको बताता हूँ, जो रेगुलर, एक चीज गांठ मान लीजिए, जून तक अगर आपने क्लास मिस नहीं किया, तबीयत खराब है और भी कोई इमरजेंसी है, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लो, तो आपका जून में सिलेक्शन हो जाएगा। जब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि चलो कोई बात नहीं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, छोड़ देते हैं, तब समझ लो कि गए काम से, कोई नहीं बचा सकता। फिर जून में तुम यही मैसेज करते हो, मुझे फोन करते हो कि सर 0.23 से छूट गया, सर 0.11 से छूट गया। ये 0.11 या 0.23 वही क्लास थी जो आपने मिस किया था। जो आपने किया था वो तो आ गया, जो मिस किया है वही छूट गया है। किस क्लास में कौन सी बात आपको कब काम आएगी आप निर्धारित नहीं कर सकते, कर सकते हो? कौन सी बात आपको स्ट्राइक कर जाएगी और एग्जाम जब दे रहे होगे, और कौन सी बात आपको उस समय ध्यान में आ जाएगी कि हाँ ये वाला था, ये कैसे निर्धारित कर सकते हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी एस्पिरेंट हैं, अभी जिम्मेदारियों में नहीं पड़े हुए हैं, अभी आपको अपना करियर बनाना है। अभी एकमात्र कार्य है कि क्लास करिए और सफलता प्राप्त कीजिए, और कोई कार्य नहीं है। अभी से आराम खोजोगे, अभी से लापरवाही करोगे, अभी से सोचोगे कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये एटीट्यूड, लिंगर ऑन करने का, टाल मटोल करने का एटीट्यूड रखोगे, तो फिर भविष्य तो अंधकार में ही है ही। डेली मैं 2 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ लाइव। 3 घंटे आपने नहीं बोलना है, आपने बस देखना है या सुनना है, बोलना है ही नहीं। आपकी ऊर्जा 10% लगती है, मेरी ऊर्जा 90% लगती है। हाँ, इस क्लास की पेमेंट मुझे मिल जाती है, लेकिन इन क्लासेस की पेमेंट आपको सफलता प्राप्ति के बाद मिलेगी, ये थोड़ा सा अंतर है। तो डेली गुल्लक में जो कॉइन्स डालते रहते हो, वो ये डेली के कॉइन्स हैं। जो डेली कॉइन डाल लेगा गुल्लक भर जाएगी, जो कुछ छोड़ देगा वो छूट ही जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार लोग, गृहणियां हैं। एक सुहानी है क्लास में, सुहानी, वो अपने पशुओं की देखभाल करती है, दूध निकालती होती है, गोबर उठाती होती है, उसका इस बार नेट हुआ है। वो दूध निकालते हुए मेरी क्लास देखती थी, और उसकी लाइफ की ट्रेजेडी तो जब मैंने सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इतनी विपदा से उसने सफलता प्राप्त की है, और डबल सफलता, एक तो नेट हो गया, दूसरा PhD में एडमिशन भी हो गया। इसलिए टेक इट वेरी सीरियस, डोंट मिस अ सिंगल क्लास।
This is the one thing which you have to follow. Don't bother about the study material knowledge. मुझे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मैं हिस्ट्री में सब कुछ जानता हूँ। 8-10 डेट मैं गलत कर सकता हूँ पूरे इतिहास में। बाकी और भी कुछ ऐसा नहीं जो मैं नहीं जानता। डेट्स तो इधर 55 का 56, 56 का 54 ये हो सकता है। वाह रजनी, कांग्रेचुलेशंस। किस साक्ष्य के आधार पर पता चला है कि महान समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ? इलाहाबाद प्रशस्ति, मुद्रा राक्षस, प्रियदर्शिका। देखिए, गाइडेंस हमारा होता है, मेहनत आपकी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तंत्री कमंदका नाम किस शासक का मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, वाकाटक, रुद्रसेन, समुद्रगुप्त और रुद्रदामन द्वितीय। वीरेंद्र, कल आप करिएगा, कल मुझे पूछना जरा मैसेज करके ना व्हाट्सएप पे, फिर मैं बताऊंगा। दंड पारुष्य या वाक पारुष्य मामलों की सुनवाई मौर्य काल में कौन से न्यायालय में की जाती थी? धर्मस्थी, कंटक शोधन, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता न्यायालय। ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। मीना फर्स्ट, एकता सेकंड, सभी थर्ड, नुसरत सात्विक, आदर्श, पूजा, संजय, अभिमन्यु और मिनी। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। एक्सप्लेन करो। दंड पारुष्य और वाक पारुष्य मामलों की सुनवाई मौर्य काल में कौन से न्यायालय में की जाती थी? दंड पारुष्य का मतलब होता है कि कोई अपराध हुआ हो और उसके लिए गवाही दिलवाना, दंड देने के लिए या दंड सिद्ध करना, तो ये सब कंटक शोधन से संबंधित है। आपराधिक मामले कंटक शोधन से। कंटक शोधन का मतलब ये होता है फौजदारी। धर्मस्थी यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी